डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल 10th क्लास चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम बहुत ज़रूरी है कि खनिज हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। खनिज हमारे उद्योगों के लिए, हमारी कृषि के लिए एक आधार है। और इसी तरह जो ऊर्जा संसाधन है जितने भी है, चाहे वो कोयला है, पेट्रोलियम है, ऊर्जा है, वो भारत के अंदर जिन जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनसे हम किस तरीके से देश के आर्थिक विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान लेते हैं। इनके बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। अब एक एक बिंदु को हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से खनिज हमारे एरिया में मिलते हैं और किस तरीके से हम उनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम खनिज पदार्थ क्या है, सबसे पहले समझना होगा कि खनिज पदार्थ क्या है। भूपर्पट्टी से प्राप्त वे पदार्थ जिसमें चट्टानों की संरचना के विपरीत एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो इसका मतलब खनिज की अपनी एक आंतरिक संरचना होती है और वो हमारे भूमि के भूपर्पट्टी ऊपरी भाग पर क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। खनिजों का बहुत महत्व है। खनिजों का महत्व क्या है, देखिए, खनिज औद्योगिक आर्थिक विकास की आधारशिला है। यानी कि खनिजों के बिना कोई भी उद्योग और किसी भी तरह का आर्थिक विकास किसी भी देश में संपन्न नहीं हो सकता। इसका देश के औद्योगिक उत्पादन में 11% योगदान है। जो हमारा देश का इंडस्ट्री प्रोडक्शन है उसमें 11% योगदान किसका होता है, खनिजों का होता है। खनिजों की प्रकृति के विषय में जाने, प्रकृति कैसी है। देखिए, खनिज सामान्यतः ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ खनिज ठोस होते हैं, कुछ तरल है और कुछ गैसीय हैं। खनिज जिसमें भारत संपन्न है। अब देखिए, खनिज कम से कम भी 2000 से ज़्यादा खनिजों की हमने पहचान कर ली है। उनमें से भारत में खनिज जो पाए जाते हैं जिससे भारत पूर्ण रूप से संपन्न है, एक लौह अयस्क खनिज जिसमें भारत पूर्ण रूप से संपन्न है। अभ्रक, मैग्नीज अयस्क, टिटेनियम, बॉक्साइट और कोयला, ये ऐसे खनिज है कि इनमें भारत क्या है, संपन्न है। खनिज संख्या में बहुत ज़्यादा है और भी खनिज मिल सकते हैं कि जिनकी भूगोलवेत्ता जो है वो और भी परीक्षण करे तो और नए नए खनिजों की प्राप्ति होती रहती है। खनिज जिसकी भारत में कमी है। अब देखिए, एक तरफ हमने अभी ये नाम लिया था कि इन खनिजों में भारत संपन्न है, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हमें आयात करने पड़ते हैं जिनकी भारत में कमी है, जैसे टीन, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता और सोना। ये ऐसे खनिज है तो भारत में विराजमान तो है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो कम है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो हमें दूसरे देशों से आयात भी करने पड़ते हैं। और खनिज कितने प्रकार के हैं, मूल रूप से खनिज 2 प्रकार के हैं, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। नाम से ही परिभाषित है, एक धातु है और एक अधात्विक खनिज है। अब धात्विक खनिज में क्या आता है, देखिए, लौह अयस्क धात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है, अयस्क सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, बॉक्साइट और मैग्नीशियम, ये कैसे हैं, ये सारे के सारे धात्विक खनिज है। इसी तरह अधात्विक खनिजों की सूची अलग से बनाएं तो उसमें नाइट्रेट, पोटास, अभ्रक, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम, ये कैसे, ये अधात्विक खनिज है। नाम से पता चलता है पेट्रोलियम, कोयला, जिप्सम, ये सारे कैसे हैं, अधात्विक खनिज है। लौह खनिज, अब ये लौह खनिज वे धात्विक खनिज है। लोह अपने आप में, अभी हमने देखा, पहले सूची बनाई थी, लोह धात्विक खनिज है जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे की मात्रा होती है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये कैसे हैं, ये धात्विक खनिज है। इस तरह हम धात्विक अधात्विक खनिजों का एक चार्ट बना ले और उस चार्ट को बनाकर हम समक्ष रखें, उनको दिन प्रतिदिन बच्चे देखते रहे तो वो उनको पूर्ण रूप से याद रहेंगे कि कौन सा धात्विक और कौन सा अधात्विक है।
लोह खनिज वे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, और इन खनिजों का नाम ऐसे लिख के चार्ट पे सूची बना के आप अपने रूम में लगा सकते हैं, उसको अच्छे से यादें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि खनिजों का वितरण भारत में क्या है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में आर्थिक विकास है वो असमान है। असमान आर्थिक विकास भारत में माना जाता है। कुछ राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा विकास करते हैं, कुछ राज्य वो बेचारे निम्न रहते हैं। उनका कारण देखिए क्या है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति सब जगह एक जैसी नहीं है और ना ही खनिजों का निक्षेप एक जैसा है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं खनिजों की, तो उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 52% खनिज, यानी कि देश की आधी से ज़्यादा खनिजें हैं वो खाली हमें उड़ीसा में मिलती है। अब देखिए, खनिज तो है वो हमें कच्चे माल के रूप में मिलती है। उनका शोधन करने के लिए सबसे पहले हमें मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, फिर हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, फिर इनका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ देखिए 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद खनिज का एरिया में 16% खनिज है वो हमें कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है। छत्तीसगढ़ के विषय में हमें बस्तर जिले को याद रखना होता है जहाँ पर नक्सली हिंसा ज़्यादा होती है। कर्नाटक में 14% खनिजों का निक्षेपण है और झारखंड में 12% है। झारखंड और छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और ये क्षेत्र किससे अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। तो यहाँ पर 12% क्या है, खनिजों का निक्षेप है। अन्य भारत में कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो कितना है, 7% मिलता है। तो ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि खनिजों का निक्षेपण सबसे ज़्यादा कहाँ है, दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट, तीसरे प्रदेश। तो ये भी हमें बड़े अच्छे से दिमाग में क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश कितना है, कौन सा राज्य कितना करता है। ये 2016-17 के बेस पर भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट है। तो सबसे ज़्यादा खनिज मैग्नीज उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में 27% है। ये लोह अयस्क में था, ये मैग्नीज में है। तो 27% है वो मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में ये कितना है, 25% है। फिर ओडिशा में 19% है और लोह अयस्क में ओडिशा कौन से नंबर पे था, ये प्रथम नंबर पे था। कर्नाटक में ये 11% है। आंध्र प्रदेश में 10% है और अन्य राज्यों में कितना है, ये 2% है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ राज्यों तक ये पूर्ण रूप से क्या है, ज़्यादा विराजमान है। अब हम बात करते हैं कि लोह खनिज वे धात्विक खनिज है जिसमें लोहे का अंश नहीं होता, जैसे सीसा, जस्ता, तांबा और सोना। अलोह अयस्क यानी लोह खनिज में धातु लोहे का अंश होता है, अलोह खनिज में नहीं। वो नाम से ही परिभाषित है, जिसके आगे ए लगा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है। तो ना तो शीशे में होता है, ना जस्ते में होता है, ना तांबा में, ना सोना में, इनमें लोह नहीं होता। लोह अयस्क के 4 प्रकार बताए गए। अब देखिए, लोह अयस्क 4 प्रकार का है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट होता है। ये 4 तरह का लोहा क्या होता है, पाया जाता है। ये वैरायटी होती है लोहे की, गुणवत्ता के आधार पर इनको क्या किया गया है, 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। मैग्नीज अयस्क क्या है, देखिए इसका उपयोग लोहा और इस्पात तथा मिश्रित धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी धातु बनाई जाती है तो वो अकेली नहीं बनती है, उसमें दूसरी धातु मैग्नीशियम वगैरह मिलाकर उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसलिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण क्या, अब देखिए खनिजों का होना किसी भी देश में अच्छी गौरव की बात है, जिसको हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ के जाएंगे। सारी खनिजों का प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि खनिजों का उत्पादन में और खनिजों को बनाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये खनिज है, इनका उत्पादन जब किया जाता है तो इसमें हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये बहुत जल्दी से बनती नहीं है, बनने में समय लगता है। तो खनिज है ये अनवीनीकरण संसाधन है। हमें इन खनिजों का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि भावी पीढ़ी जो है वो खनिजों का भी फायदा उठा सके। ऐसा ना हो कि हम खनिजों को इस्तेमाल करते चले जाए, इसके सारे भंडारण ख़त्म कर दिया जाए, भावी पीढ़ी को कुछ मिले ही ना, तो वो हमें खनिजों का संरक्षण हम नहीं कर रहे हैं। हम इसी मात्रा में खनिजों का प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको क्या करें, बचा कर रखें। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए जो बल या
शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। कोई बिजली से ऊर्जा बनाई जाती है, तो ऊर्जा के अलग अलग प्रकार है। पेट्रोल भी अपने आप में ऊर्जा है, बिजली भी ऊर्जा है, पानी भी है, हर तरह की ये क्या होती है, ऊर्जा है। ऊर्जा के कोई दो प्रमुख संसाधन, देखिए ऊर्जा के दो साधन बताए, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन, ये ऊर्जा के साधन है। परंपरागत संसाधन में क्या आता है, देखिए जल्दी करते हैं चैप्टर को। लकड़ी है, उपले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और विद्युत है, ये प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधन है। गैर परंपरागत संसाधन में क्या आता है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है और कूड़े करकट से, मलबे से जो ऊर्जा तैयार की जाती है वो ऊर्जा कैसी है, गैर परंपरागत ऊर्जा है। यानी कि बाद में इनका आविष्कार करके इनको प्रयोग किया गया है, पहले ये अस्तित्व में नहीं थे। हम भारत के मानचित्र से ये चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में जिस तरह लोहे का निक्षेप था, इसी तरह भारत में कोयला जो है, कोयला अपने आप में क्या है, एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये देश में 67% ऊर्जा के स्रोत की हम क्या करते हैं, कोयला से प्रयोग करते हैं, कोयला से ही हम उसका प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हमें देखिए भारत का ये मानचित्र है और भारत के मानचित्र से सबसे पहले हम देखते हैं कि लौह अयस्क जो भारत में है वो कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए मानचित्र में लौह अयस्क, हम सबसे पहले दक्षिण से चलते हैं तो आप लोग देखिए ये कुदेरमुख, चित्रदुर्ग, चिकमंगलोर, यानी कि ये साउथ का कर्नाटक है, यहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है। गोवा, मारगाओ और रत्नागिरी, महाराष्ट्र, चंद्रपुर, ये इन सारी जगह पर क्या मिलता है, ये लोहे का उत्पादन क्या होता है। ये झारखंड है, झारखंड के अंदर दिखाया गया है। तो इस तरह ये लोहे के क्या है उत्पादन, लौह अयस्क के क्षेत्र है। लौह अयस्क की जो खान है वो खान कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे खान के माध्यम से इनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह इनको क्या किया जाता है, लोहे को निकाला जाता है। और फिर लौह अयस्क के निर्यातक पतन भी बताएगी कौन कौन सी जगह से लोहे को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये कुछ जगह ऐसी है जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये सारी जगह जिनसे क्या किया जाता है, लोहा, विशाखापट्टनम पटन से किया जाता है, पारादीप पटन से किया जाता है, गोवा का मारगाओ पटन से किया जाता है। यहाँ से क्या जाता है, लोहा का दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। मैग्नीज के क्षेत्र है वो भी यहाँ पे दिखाए गए, अभ्रक के क्षेत्र भी दिखाए गए हैं, हजारीबाग है, गया है, यहाँ पे अभ्रक क्या होता है मात्रा में हमें मिलता है। और यहाँ पे राजस्थान में बेवर और अजमेर है, यहाँ पे क्या होता है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो ये मैप की दृष्टि से भूगोल में जब भी कोई भी चैप्टर किया जाता है तो मैप को सामने रख के करना क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होती है, जिससे बच्चों को जल्दी क्या होता है, समझ में आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऊर्जा के क्षेत्र में तापीय ऊर्जा और आणविक ऊर्जा का भी बड़ा महत्व होता है। अब देखिए तापीय ऊर्जा जो है उसके कहाँ इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भारत में जगह जगह तापीय ऊर्जा के संयंत्र लगा रखे। तापीय ऊर्जा के लिए नवेली है, तमिलनाडु में कुलपक्कम में लगा रखा है, कर्नाटका में कैगा है। और हम देखते हैं कि ये जितने भी ये क्षेत्र में आपको बता रही हूँ यहाँ पे तापीय ऊर्जा के क्या बना रखे, केंद्र बना रखे। इसी तरह आणविक ऊर्जा के लिए भी दक्षिण भारत में कुछ केंद्र बना रखे हैं, जिससे इस ऊर्जा को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है और ताप बिजली को इसको क्या किया जाता है, उत्पादित करके लोगों की आवश्यकता को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोयले के प्रकार, अब अभी देख रहे थे कोयला देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमेंस और लिग्नाइट और पिट कोयला, ये कोयले की 4 वैरायटी है। और इनमें से देखिए एंथ्रासाइट जो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है, पिट्स होता है वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। और इनको कौन से कोयला को कहाँ इस्तेमाल करता है, पहले रेलगाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता था, आज ये लोहे को गलाने में और भट्टियों में इनका क्या होता है, इस्तेमाल। यानी कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए इसको काला सोना भी कहा जाता है। कोयले के भंडार,
कोयले के भंडार में, यानी कि कोयला कहाँ का पाया जाता है? ये कोयले के भंडार में आप देखिए कोयला झारखंड पहले बिहार का भाग हुआ करता था, अब अलग है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, यहाँ पर क्या मिलते हैं? कोयले के भंडार मिलते हैं। पेट्रोलियम के भंडार हमें कहाँ मिलते हैं? भारत में पेट्रोलियम बॉम्बे हाई, बम्बई से 115 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है बॉम्बे हाई। अंकलेश्वर ये गुजरात में स्थित है। डिगबोई ये असम में स्थित है। यहाँ पर पेट्रोल के भंडार है। प्राकृतिक गैस, भारत में प्राकृतिक गैस कृष्णा गोदावरी के बेसिन, यानी कि गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश में क्या होती है? मिलती है। ये प्राकृतिक गैस है। विद्युत के प्रकार, यानी कि जल विद्युत, यानी कि पानी से बिजली प्राप्त करना, ताप विद्युत, जल से प्राप्त होने वाली बिजली को जल विद्युत कहा जाता है। और ताप विद्युत होती है, उसमें क्या होता है? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों को जलाकर क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ताप विद्युत कहते हैं। ये दोनों में अंतर भी आ सकता है कभी भी परीक्षा में, जल विद्युत और ताप विद्युत में अंतर क्या है? ये बोर्ड की परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर स्थित है, वहाँ पे स्थित है। तमिलनाडु में कलपक्कम में है, उत्तर प्रदेश के नरोरा में है, रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात में है और कैगा ये कर्नाटक में। ये एक सूची बना लीजिएगा। और परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? भारत के मानचित्र में इसको हमें क्या कर लेना चाहिए? अच्छे से भर लेना चाहिए। सौर ऊर्जा, अब देखिए सूर्य की गर्मी से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और गुजरात के भुज क्षेत्र में सौर ऊर्जा का एक बड़ा संयंत्र लगा रखा है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सौर ऊर्जा का विकल्प अच्छे से देखा जा सकता है। तो सौर ऊर्जा है वो कहाँ पे है? भारत में, गुजरात, ये मैप में है, ये भी देखना कि गुजरात कहाँ पे स्थित है। बायोगैस, पशुओं के गोबर और मल मूत्र से जो तैयार है उसको हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। अब बायोगैस में और प्राकृतिक गैस में, इन दोनों में भी अंतर करना आता है। तो बायोगैस क्या होते हैं? वो घरों में बनाई जा सकती है। प्राकृतिक गैस है वो ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है, वो महंगी होती है और इसको आसानी से क्या बनाया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? भूमि के गर्भ से ताप से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और पवन ऊर्जा, देखिए पूरे विश्व में, भारत को विश्व में अब तक पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि पवन महाशक्ति का दर्जा किस देश को दिया है? तो ये भारत में दिया है। भारत के दक्षिण में महाराष्ट्र, इधर पवन चक्कियाँ लगाई जाती है। पवन से क्या किया जाता है? ऊर्जा जनरेट की जाती है। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी तमिलनाडु नागरकोइल से मदुरई तक बिछी हुई है। यहाँ पे पवन ऊर्जा क्या की जाती है? प्रयोग में लाई जाती है। इसी तरह से देखिए भारत हमेशा से ही क्या रहा है? भौगोलिक आधार पर इस तरह भिन्नता रखने वाला रहा है। तो इसी तरह भारत के अंदर बहुत सारी जो ऊर्जा है वो अलग अलग क्षेत्रों में क्या रहती है? हमें प्राप्त होती रहती है। देखिए एक है जिसमें कहा जाता है कि पाइपलाइन बिछाई गई है, गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है जो 1700 किलोमीटर तक क्या है? लंबी है पाइपलाइन, उसको क्या किया गया? बिछाया गया है। और इसी तरह भारत में ताप विद्युत गृहों की संख्या कितनी है? जैसे वो कितनी है? 310 है। तो पूर्ण रूप से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भारत क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। और इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि रेट होल क्या है? रेट होल क्या है? देखिए रेट होल क्या होता है? किसी खनिज का एक लंबी संकीर्ण सुरंग के माध्यम से क्या किया जाता है? खनन किया जाता है, उसको रेट होल कहते हैं। और ये मेघालय के जावाई व चेरापूंजी के एक परिवार के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? ये बहुत संकीर्ण होती है, बहुत भीड़ी सी एक सुरंग बनाई जाती है और जिसमें क्या किया जाता है? उस खनिजों को निकाला जाता है, उसको रेट होल ये कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। तांबे का उपयोग क्या है? इन चीज़ों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं? खनिज हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी होते हैं? तो एक में लास्ट में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके लिए जागरूकता भी जरूरी है और चैप्टर में भी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए हम क्या उपाय अपना
सकते हैं। यानी कि ऊर्जा संरक्षण, सबसे पहले तो है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता न होने पर बिजली के स्विच हमें समय पर बंद कर देने चाहिए। शक्ति बचाने के लिए हमें बहुत सारे युक्तियाँ, स्टेटमेंट बनाने चाहिए ताकि बच्चों को और बाकी लोगों को उनको प्रभावित किया जा सके। अपने बिजली के उपकरणों को हमें नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बिजली तो खर्च नहीं कर रहे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पर भी हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। और अब लोगों की एक भावना ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए खनिज पदार्थों का, ऊर्जा के संसाधनों का हमें क्या करना है, एक सतत पोषणीय विकास के तहत इसको प्रयोग में लाना है। एक बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है, वो अभी मैंने बताया कि बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक करने वाला क्षेत्र है। ये समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर उसी देश का अधिकार होता है। तो ये हमें विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है और पेट्रोलियम वहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद उसका पेट्रोल, मोम वगैरह, डीजल, ऑयल सब उससे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं अपने भौगोलिक विक्षेप के कारण खनिजों में, खेती में, हर तरीके से क्या है, अपने देशवासियों के लिए हम भारत से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो भौगोलिक आधार पर भी भारत में भिन्नता है और सांस्कृतिक आधार पर भी भारत में क्या है, भिन्नता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें भारत के मैप के आधार से लौह अयस्क, खनिज और इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी बच्चे इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए एक इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको और करवाती हूँ कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके जो संसाधन है उनका अच्छे से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम किस काम आता है और ये भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, और इस जैसा पेट्रोल मिलता है क्या हम उसको उसी तरह प्रयोग करते हैं? नहीं, उसका हमें क्या करना पड़ता है, पहले शोधन करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए पेट्रोल चालक शक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। इसे खनिज तेल तथा तरल सोना भी कहते हैं। इसे धरातल से कुएं खोदकर प्राप्त किया जाता है। कुओं से निकालते समय ये बहुत अशुद्ध होता है। इसे साफ करके पेट्रोल, मोमबत्ती, केरोसिन तथा अन्य कई उपयोगी पदार्थ क्या किए जाते, तैयार किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पेट्रोल का उपयोग, पेट्रोल कहाँ करते हैं, हवाई जहाज़ में उपयोग करते हैं, समुद्र जहाज़ में उपयोग करते हैं, जहाज़ मोटर गाड़ियों में इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसे साफ करके हम और चीज़ों का क्या करते हैं, बना लेते हैं। और पेट्रोल को शोधशालाएँ कहाँ पर है, इसका शोधन किया जाता है, पेट्रोल को साफ किया जाता है। तो शोधशालाएँ है वो भी आपको मैप में भरने के लिए आ सकती है। तो भारत के मानचित्र में देखिए असम के अंदर एक जगह है नूनमती, वहाँ पर असम इस शोध है, वहाँ पे शोधशाला स्थापित है जहाँ पे पेट्रोल का शोधन किया जाता है। बिहार में बरौनी नामक जो जगह है वहाँ पर क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। गुजरात की कोयली जगह पर क्या किया जाता है, पेट्रोल का शोधन किया जाता है। और इसी तरह विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई में भी इसकी क्या है, शोधशालाएँ हैं जहाँ पे इसको क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। और पेट्रोल का जो उत्पादन है कहाँ कहाँ है वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इन जगहों पर पेट्रोल क्या है, पाया जाता है। ये भारत के लिए एक क्या है, पेट्रोल है जो सोना है, जिसको लिक्विड सोना भी कहा जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस चैप्टर में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।